साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 65 करेंगे जिसकी दक्षता है चतुर्भुज की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। यानी कि हमें एक MNOP एक चतुर्भुज दिया है, इस चतुर्भुज के हमें विकर्ण खींचने हैं। अब विकर्ण क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये बिंदु N है ना, और इसका आसन्न बिंदु क्या है, P है। तो इसको छोड़ो, दूसरा जो आपका ये वाला बिंदु है यानी इसके सामने वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, इन दोनों शीर्ष को हम मिलाएंगे, तो ये जो मैंने रचना की है वो हमारा विकर्ण है। इसी प्रकार M के आसन्न शीर्ष छोड़कर बाकी जो शीर्ष बचा है उसको हमें मिलाना है, यानी पास वाले शीर्ष छोड़ो, जो बच गया उसको मिलाओ, इससे हमारे विकर्ण की रचना होगी। दोनों विकर्ण जो है एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे यानी कि मिलेंगे, है ना। तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ F, ठीक है। यानी यहाँ पर ये दोनों विकर्ण F बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें इन विकर्णों के नाम लिखने हैं। तो एक विकर्ण तो हमारा हो गया NO, एक विकर्ण तो क्या हो गया NO, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया MP, दूसरा विकर्ण हमारा हो गया MP। तो ये हो गए इनके नाम। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों को जो प्रतिच्छेद बिंदु है यानी इन दोनों को काटने वाला जो बिंदु है वो इस चतुर्भुज के अंदर है, अंदर मतलब अभ्यंतर है, तो हम लिखेंगे अभ्यंतर। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। तो पहला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हम जानते हैं आयत क्या होता है, फिर भी हम एक बार पूरी परिभाषा देख लेते हैं आयत की। देखो, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आयत की परिभाषा है ना। तो यहाँ पर हमारा ये कथन क्या है, सत्य है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो बिल्कुल जो समचतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी हमारा कथन सत्य है। फिर वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो बिल्कुल समझा जा सकता है। देखो, वर्ग क्या होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होने के साथ साथ इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, कह सकते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये भी कथन हमारा सत्य होगा। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, नहीं। एक समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि उसकी जो आमने सामने की भुजाओं का जो एक जोड़ा है वो समांतर होता है। वो क्या होता है, समांतर होता है, और दूसरा जोड़ा हमारा समांतर नहीं होता है। तो ये समलंब की परिभाषा होती है। ये कह रहा है इसकी समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है क्या, नहीं, समलंब की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो ये कथन हमारा असत्य है। फिर प्रश्न 3 है, दिए गए चतुर्भुज को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। तो इसको हम आयत से मिलाएंगे, ठीक है। फिर ये इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया। ये क्या है, देखो, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ समांतर भी है ना, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। इस केस में इसको हम आयत नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये हमारा क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो इसको हम समांतर चतुर्भुज से मिलाएंगे। इसकी भी प्रत्येक भुजा समान है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। और देखो, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समांतर है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। चौथा प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए।
ये आपका 105 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये कितना होगा, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना कितना सरल है। देखो हम जानते हैं कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर ये कोण कितना है 105, इसमें जोड़ो 75, इसमें जोड़ो 100 और इसमें जोड़ो x। इन चारों को जोड़ोगे तो आपको इनकी जोड़ कितनी मिलेगी, 360 डिग्री मिलेगी। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ दो, जैसे 100, 75 और 105 को जोड़ दो। देखो 5 और 5 10, हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 का 8, फिर ये 1 और 1 2, कितना हो गया 280 प्लस x बराबर 360। अब ये हमारा क्या बन गया समीकरण। ये 280 उधर भेज दो तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 360 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का क्या हो गया माइनस का 280 हो गया। अब घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गए 8 और 2 में से 2 गया 0। यानी ये जो x है हमारा वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। यानी ये हमारा कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको 80 डिग्री लिख देते हैं। इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न, ये 72 है, ये 78 है और ये 102, ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक तो कोण हो गया हमारा 102, एक हो गया हमारा 78 और एक हो गया 72। फिर लास्ट वाला जो है ये हमने x मान लिया। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। जोड़ते हैं, देखो 8 और 2 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 1 2, 252 प्लस x बराबर 360 डिग्री। हमें x ज्ञात करना है, इसको इधर भेज दो। x बराबर 360 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 252। तो x बराबर, तो 360 में से हम 252 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 108 डिग्री। ये कोण हमारा कितना होगा, 108 डिग्री होगा। फिर अगले में देखो ये 71 दिया है और ये भी 71 दिया है। ये दोनों कोण हमें ज्ञात करना है। यानी हमें यहाँ पर ये सीधा सीधा एक समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना का उतना ये भी कोण होगा। तो इन दोनों को हम x मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं दोनों को x मानेंगे तो चारों कोण देखो, दो तो हो गए 71 डिग्री के और दो हो गए x, क्योंकि दोनों को हमने x माना है ना। इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री। 71 71 जुड़ के कितना हो गया, ये हो गया आपका 142 प्लस x और x जुड़ गया, कितना हो गया 2x बराबर 360 डिग्री। हमें 2x निकालना है, इसको इधर भेजो। तो 2x और 360 तो अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 142। घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, फिर 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 218 डिग्री। अब ये 2 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो x बराबर 218/2, 2 का भाग देंगे तो देखो भाग देते हैं, 2 एकम 2, हासिल टूटी 0 और 2 नम 18, कितना आएगा 109 डिग्री। यानी एक कोण आपका 109 डिग्री आएगा। यानी ये भी 109 होगा और ये भी 109 होगा, ठीक है। सबकी जोड़ कितनी होगी, 360 होगी। अब है पांचवा प्रश्न, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। तो देखो यहाँ पर इस चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये हमारा क्या हो सकता है, तो देखो इस चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है और ये जोड़ा जो है वो समांतर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज। फिर देखो ये इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री नहीं है। तो इस चित्र में यहाँ पर भी ये एक एक ही होगा, इसकी प्रत्येक भुजा समान होनी चाहिए, है ना। तो ये बनेगा आपका समचतुर्भुज। क्या बनेगा, समचतुर्भुज। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और देखो इसके आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो ये हो गया आपका आयत। तो ये हो गया कार्यपत्रक 65। अब है कार्यपत्रक 66, जिसकी दक्षता है चतुर्भुज की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है,
चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें एक चित्र दिया है जिसमें एक चतुर्भुज है ABCD और उसके दो विकर्ण खींचे हुए हैं AC और BD। पहला प्रश्न है चित्र में खाली जगह भुजाएं हैं, तो चित्र में 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 एवं खाली जगह शीर्ष है। शीर्ष मतलब कोने, कितने कोने हैं 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष है। खाली जगह भुजाओं की बंद आकृतियों को खाली जगह कहते हैं। तो 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। फिर खाली जगह में 4 अंतःकोण होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। ठीक है, ये अंतःकोण अंदर वाले कोण। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज में खाली जगह विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक तो विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण हमारा ये है। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म खाली जगह होते हैं। तो देखो सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, ठीक है, कितने होते हैं, तो मेरे ख्याल से इनकी हमें नाम बताने हैं। सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा, तो एक भुजा तो हो गई AB, ठीक है, और इसके सामने की भुजा हो गई CB। ये हो गया सम्मुख भुजा का एक युग्म। दूसरा सम्मुख भुजा का एक युग्म ये वाला है, तो एक तो आपकी भुजा है BC और एक भुजा है AD। ये इनके क्या हो गए, नाम हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर है सम्मुख कोणों के 2 युग्म। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। तो एक कोण तो हमारा हो गया A और इसके सामने वाला कोण हमारा क्या हो गया, कोण C। फिर इसके बाद एक कोण हो गया B और एक कोण हो गया D। ठीक है, सम्मुख कोणों के 2 युग्म, यानी कि ये हमें यहाँ लिखना था। एक तो A और B हो गया, ठीक है, एक आपका B और D हो जाएगा, कोण B और कोण D, है ना। फिर आसन्न भुजाओं के 2 युग्म। आसन्न भुजा होती है पास वाली भुजा, तो अब यहाँ पर हम पास वाली भुजा लिख देते। देखो AB है, इसके पास वाली भुजा क्या हो जाएगी BC, है ना। तो AB जो है इसके यहाँ पर, AB जो है इसके पास वाली भुजा क्या हो जाएगी BC, और AB के पास वाली भुजा एक ये भी है AD, तो ये भी इसके पास वाली भुजा हो जाएगी। आसन्न भुजा मतलब पास वाली भुजा। फिर आसन्न कोणों के 2 युग्म यानी पास वाले कोण। तो देखो आप इसके भी लिख सकते हो ना, 2 युग्म लिख देना, मैंने एक एक युग्म लिखा है। फिर आसन्न कोणों के 2 युग्म यानी कि कोण A, इसके पास वाला कोण B, ठीक है, ये दोनों आसन्न कोण हैं। फिर कोण A के पास वाला DB है, तो कोण A और कोण D। आप चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हो। C के पास वाला कोण है B और D, आपको 2 युग्म लिखने। चलो अगला प्रश्न है चतुर्भुज PQRS को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम। तो इसमें 4 कोण है, एक तो S है, R है, Q है और P है। तो एक तो कोण हो गया S, कोण R, फिर कोण Q और कोण P। फिर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का नाम, तो एक हो गया SR, एक हो गया RQ, फिर एक हो गया QP और एक हो गया SP या PS। फिर बिंदु N खाली जगह भुजा पर स्थित है। तो बिंदु N जो है, देखो ये वाला बिंदु, वो भुजा SR पर स्थित है। फिर PS तथा SR खाली जगह भुजाएं हैं, तो इन दोनों में बताना है कौन सी भुजाएं हैं। तो PS, ये देखो PS और SR ये इसकी पड़ोस की भुजा है, इसका मतलब ये आसन्न भुजा है। ठीक है, यहाँ पर इसने आसन्न कोण लिखा है, आसन्न कोण नहीं, यहाँ आसन्न भुजा आएगी। ठीक है, आप आसन्न भुजाएं लिख देना। चलो फिर PS और QR, तो ये PS और ये QR, ये आमने सामने की भुजा है, यानी कि सम्मुख भुजाएं हैं। फिर PQ और QR, तो देखो ये हो गया हमारा PQ और ये हो गया QR, ये भी पड़ोस वाली भुजाएं यानी कि आसन्न भुजाएं हैं। फिर PQ और SR, तो ये PQ और ये SR, PQ और SR आमने सामने की भुजा है, तो ये सम्मुख भुजा है। फिर बिंदु खाली जगह और खाली जगह चतुर्भुज के खाली जगह भाग में स्थित है। तो देखो अभ्यंतर X, Y और T, X, Y और T चतुर्भुज के अभ्यंतर स्थित है, अभ्यंतर भाग में स्थित है।
ठीक है। फिर उसके बाद पी और आर, चतुर्भुज पी क्यू आर की खाली जगह है। पी और आर क्या, देखो ये पी है शीर्ष और ये आर है, तो ये आमने सामने के शीर्ष है, तो हम इसको लिखेंगे सम्मुख शीर्ष है। सम्मुख शीर्ष है या फिर सम्मुख कोण है। एस आर, एस और आर ये आसन्न शीर्ष है, आसन्न शीर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न संख्या 2। आप इस पर ध्यान मत देना, ये गलत हो चुका है। यहाँ पर सारा कोण है, जबकि यहाँ पर ये भुजाओं का कह रहा है। अब हमारी ओसीआर आधारित आकलन है, जिसमें पहला प्रश्न है प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का प्रकार है। तो हम जानते हैं कि जो घड़ी होती है उसमें 6 कैसे बजते हैं। तो एक बड़ा कांटा तो आपका 12 के पास होता है और एक कांटा 6 के पास होता है ना। तो ये आपका क्या बन गया, एक सीधी लाइन बन गई, यानी कि एक सरल कोण बन गया जिसका मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सरल कोण। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है। तो देखो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है ना। तो ये कह रहा है अधिक कोण, यानी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, तो दोनों कोण क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, तभी इनका योग जो है 180 डिग्री आ सकता है। अगर हमने इनमें से कोई भी एक कोण अधिक कोण और ले लिया तो मान 180 से ज़्यादा हो जाएगा और कभी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसलिए केवल और केवल एक कोण ही जो है वो अधिक कोण हो सकता है। तो किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है, केवल एक। अगला प्रश्न है किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। ये कह रहा है कोई बहुभुज है, मान लो चतुर्भुज ले लिया मैंने, इसको हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब इस बहुभुज में जो आसन्न शीर्ष है, जैसे ये शीर्ष है, इसका पड़ोसी ये है, तो ये इसका आसन्न शीर्ष हो गया, इसको छोड़ो, अब ये शीर्ष बच गया। ये भी देखो, इसका ये भी आसन शीर्ष है और ये भी आसन शीर्ष है, इन दोनों को छोड़ो, इसको मिलाओ, तो ये जो मिलने पर भुजा बनती है इसको हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विकर्ण होगा। यहाँ विकर्ण लिखा हुआ है, इसको आप विकर्ण कर देना। ठीक है, फिर है चौथा प्रश्न समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण खाली जगह होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो होते हैं, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, और ये आसन्न कोण मतलब पड़ोस वाले कोण, इनका योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण खाली जगह होते हैं 180 डिग्री, मतलब क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक। पूरक का मतलब 90 डिग्री, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, तो समपूरक का मतलब 180। तो हमेशा ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 180 डिग्री के होते हैं, यानी समपूरक होते हैं। पांचवा प्रश्न है रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपये के कपड़े और 12,600 रुपये का किराने का सामान और 1,330 रुपये जो है पुस्तकें खरीदी। अब रवि के पास कितने रुपए शेष रहे। तो इसको भी आप समझना ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि रवि के पास कितने रुपए थे, 50,000 रुपये थे। अब उसने 17,600 रुपये का कपड़े खरीदे, तो ये इसका मतलब 50,000 में से 17,600 निकाल दिए। फिर कितने निकाल दिए उसने, 12,600 निकाल दिए। फिर कितने निकाल दिए, 1,330 रुपये निकाल दिए। यानी ये सब उन्होंने क्या करा, निकाल दिया। अब देखो आप ध्यान से, ये सारी संख्या कैसी है, माइनस की, तो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये तो हो गया 50,000, इन सबको जोड़ दो और उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो देखो 0 0 0 और 0, तो ये हो गया 0, 3 0 0, तो 3, फिर 3 और 6 9, 9 और 6 15, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, फिर 4 और 7 11, हासिल का 1, यहाँ लगेगा 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये हो गया 31,530। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलो घटाते हैं, 50,000 में से 31,530,
तो देखो ये हो गया 0, 10 में से 3 गया 7, ये बनेगा 9, 9 में से 5 गए 4, ये भी बनेगा 9, 9 में से 1 गया 8, ये बनेगा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी अब उसके पास बचे 18,470 रुपये। तो यहाँ पर देखो किस में है 18,470 रुपये, ये देखो बी ऑप्शन में है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, बताओ कौन सी संख्या हूँ। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9, ठीक है, 5 बार 9। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 5, ये होती है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। अब इसमें से कितना कम है, 90 कम है, तो हम घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, ये उधार देगा यहाँ से, तो 10 में से 9 गया 1, फिर इसके बाद ये 9 और ये 9 हो जाएगा, और इसने तो सबको उधार दिया, ये 0 हो जाएगा, यानी 9,910 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ देखो 9,910 लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर 7वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न का है। समतुल्य भिन्न क्या होती है, ऊपर नीचे एक ही अंक का गुणा, है ना। तो देखो 1/3 को अगर मैं 2 2 से गुणा करूँ तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये समतुल्य भिन्न नहीं है। 1/2 को 2 2 से गुणा करूँ तो ऊपर 2 आना चाहिए, नीचे 4 आना चाहिए, ये भी नहीं है। 1/3 को 2 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2 और 2 3 6, ये हमारी क्या है, समतुल्य भिन्न है ना। फिर 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है। तो 279 का गुणनखंड क्या होगा, जिसमें इसका भाग जाए। तो देखो क्या इसमें से कौन सी संख्या का इसमें भाग जाता है, तो हम पहले 6 से चेक करते हैं। तो देखो 279 में क्या 6 का भाग जाता है, तो 6 चौक 24 होता है, बचा 3 और 9, भाग नहीं जा रहा, छोड़ो इसको। अब 9 का भाग दो, तो आप 9 का तो सीधा ही चेक कर सकते हो, इनको जोड़ो, देखो हाँ भाग जाएगा, 2 7 9 में 9 का भाग दो, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 0। फिर यहाँ 9 आएगा, 9 एकम 9, देखो पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब 9 इसका एक गुणनखंड है। बाकी इसमें 13 का भाग भी नहीं जाएगा और 19 का भाग भी नहीं जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 9, संख्या 49-2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने इसका जो है भाजकता का नियम पढ़ा था, यहाँ पर संख्या दी है 4 9 डैश और 2। हम जानते हैं इन सभी अंकों की जोड़ जो है वो 9 के गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9 का गुणज, यानी 9 के पहाड़ा बनना चाहिए। तो जोड़ो इन सबको, 4 और 9 13, 13 में 2 जोड़ो, 13 और 2 हो गया 15। अब यहाँ पर 9 का गुणज होता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इसको 18 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो यहाँ आप 3 ले लो, है ना। तो ये 9 का गुणज बन जाएगा, 9 का पहाड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3। 10 प्रश्न है, शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37.50 की पुस्तक 16.75 का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए बचे। तो सेम प्रश्न है जो पहले आया था, 148 रुपये यहाँ पर अब की बार दिए हैं, इसमें से हमें निकालने हैं 37.50, उसके बाद हमें निकालने हैं 16.75। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो चलो इन दोनों को जोड़ते हैं, 37.50 और 16.75, ये हो गया 5, 7 5 12, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 54.25। अब इसको हमें 148 में घटाना है, लेकिन इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। 148 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 लगा दो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर कितना है 2 5, इधर कितना है 4 5, चलो घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये बन गया 7, 7 में से 4 गया 3, और 14 में से 5 गए, तो पीछे कितने बच गए आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 93.75। तो यहाँ पर देखो 93.75 हमारे लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें OCR आधारित आकलन करना है। और अगर मेरे वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।